तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इतनी ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी थी। नेक्स्ट जो है हम देंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और उसमें सबसे पहली जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही आपके सिलेबस में है, क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना जो है हमारे डिस्क्रीट नहीं बल्कि कंटिन्यूस होते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, ठीक है, नेट की स्पीड क्या चल रही है, बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं। एग्जीक्यूट आपने जो है एक वेबसाइट क्रिएट की है, उसमें स्टे टाइम जो है वो कंज्यूमर का, जो यूजर का कितना है, ठीक है। तो ये ऑल आर कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। तो अब अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी स्पेसिफिक यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो 15 मिनट स्टे करे, 15 मिनट से लेस स्टे करे, 15 मिनट से ज्यादा स्टे करे, ठीक है, या बिटवीन 2 पॉइंट्स 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक स्टे करे, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको उसकी उस वेरिएबल की अंडरलाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आप उस तरह से फिर जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। मैं कहता हूँ कि आज आपने एक अहम प्रोजेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी नेट की स्पीड जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है, इससे कम रहेगी, बिटवीन टू वैल्यूज रहेगी। ये प्रोबेबिलिटी आप तभी ही एवेल्युएट कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि नेट की स्पीड की अंडरलाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, राइट। तो ये चूंकि कंटिन्यूस फेनोमेना है, इसलिए फिर आपको कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आना है। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास है सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं कि उसका फंक्शन कैसा होगा, वही उसका पीडीएफ क्या होगा, ठीक है, ये, और इसकी शक्ल कैसे होगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके पैरामीटर कैसे होते हैं, ठीक है, वही वही इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। सबसे पहले ये आपको नजर आ रही होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल प्रॉब्लम। देखो साथ ही वर्ड डेंसिटी आ गया ना, पीडीएफ नहीं, वो निकल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी। तो कंटिन्यूस को वाले को हम क्या कहते हैं जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, ठीक है। अब इसके देर आर टू पैरामीटर्स, न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये दो पैरामीटर्स। और एन इंडिकेट कर रहा है कि ये सम टाइम कैपिटल एन भी इस्तेमाल होता है, और सम टाइम जो है वो स्मॉल एन इस्तेमाल होता है, इसलिए कैपिटल एन भी लिखा जाता है। एन फॉर स्टैंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्स रैंडम वेरिएबल है, और ये दो उसके पैरामीटर है, म्यू एंड सिग्मा। देयर आर टू पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देयर आर टू पैरामीटर, ठीक है। उसको कंफ्यूज नहीं करना, देयर आर टू पैरामीटर, म्यू और मीन एंड वेरिएंस, इस तरह से। अच्छा, 1/2 पाई सिग्मा, ये उसका फंक्शन है, ये पीडीएफ है उसका फंक्शन, e⁻² -1/2 सिग्मा स्क्वेयर एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जिसमें पाई की वैल्यू बता दी गई, ये होती है म्यू, ई क्या है, ये कांस्टेंट है 2.782, और उसकी रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन बहुत आसान है, इंतहाई आसान है, और अ, बड़े इजीली आप उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है। अब आप देखें तो पैरामीटर का बड़ा रोल होता है उसकी ग्राफ, ये वाला आप ग्राफ देखें, ये वाला ग्राफ, ग्राफ की। और देखिए इसकी, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो उसकी शक्ल, इसका मतलब ये सिमेट्रिक शक्ल है, नॉर्मल, ये वो नॉर्मल शेप है, बेल शेप है, सिमेट्रिक है, जिसको आप कोर्स में याद करते रहे हैं कि ये बेल शेप है, नॉर्मल है, सिमेट्रिक है। तो मैंने कहा था कि ऑल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होती हैं, लेकिन हर सिमेट्रिक नॉर्मल नहीं होती, राइट। एक आप टॉपिक से पहले डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे थे, ये वाली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर सिमेट्रिक जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तो ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक शेप है। सेंट्रल से आप इसको अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाती है, इसलिए सिमेट्रिक शेप, ठीक है। इसकी एवरेज पॉइंट जो है ना, एवरेज जो है ना, सेंट्रल पॉइंट जो बेसिकली एवरेज है, इसका मीन निकालेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट दो हिस्सों में तकसीम कर देगा इस शेप को। रेक्टेंगुलर शेप को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक होते हैं। नॉट एवरी सिमेट्रिक इज अ नॉर्मल, सो एवरी नॉर्मल इज अ सिमेट्रिक, ये बात है।
तो ये आपके पास जो है वो इसकी सिमेट्रिक शेप है। ठीक है। अब देखिए ये जो शेप है, ये शेप एक्चुअली बड़ी डिपेंड करती है इसकी दो पैरामीटर पे, क्योंकि ये फंक्शन से बनाई गई ना। इसी फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँ, मीन दूँ, सिग्मा दूँ, तो ये फंक्शन की वैल्यू आएगी। उस फंक्शन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे जो एक्स की फंक्शन की एक्स की वैल्यूज हैं, तो अब देखिए यहाँ पे देखें, ये उसका एक एवरेज बैलेंसिंग पॉइंट है ना, ये वाला एवरेज पीक पॉइंट है। तो पीक पॉइंट है इसका, समझ मीन भी यही है, मीडियन भी यही है, मॉड भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो म्यू उसका जाहिर किया है। अब ये जो कर्व है, ये सम टाइम बड़ी स्ट्रेच हो जाती है, कभी ये फ्लैट हो जाती है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी दूसरी वैल्यू पे जो कि सिग्मा है। ठीक है, ये उसकी फ्लैटनेस को कंट्रोल कर रहा होता है। रोल ऑफ दीज पैरामीटर, ये आपको बस पता होना चाहिए कि इन दोनों का रोल क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो म्यू जो है एक्चुअली लोकेशन कंट्रोल कर रहा है, और जो सिग्मा है ये उसकी स्प्रेड को कंट्रोल कर रहा है, उसकी स्प्रेड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो देर आर टू पैरामीटर्स, तो जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें। तो अब आप देखिए उनका डिफरेंट रोल जो है, अब डिफरेंट वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिग्मा सेम रखा। ठीक है, सपोज सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ भी 5 रख दी, सिग्मा 2 एक। देखिए दो फंक्शन में दो ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ इस फंक्शन से। एक दफा मैंने क्या किया, म्यू मैंने चेंज कर दिया, एक दफा म्यू 1 रख दिया, म्यू 1 सपोज 10 रख दिया, दूसरी दफा मैंने 20 रख दी। ठीक है, पहले यहाँ था फिर बढ़ के यहाँ हो गया। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में मैंने सिग्मा सेम रखा। सिग्मा सेम रखने से आप देखें पी सेम ही है, और क्या चेंज हुआ है, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज हुई है। पहले सेंट्रल पॉइंट यहाँ था, अब सेंट्रल पॉइंट यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ चला गया। तो दोनों में सेंट्रल पॉइंट का फर्क पड़ा है ना। तो इसका मतलब है पीक सेम है, तो इसका मतलब म्यू चेंज करने से क्या होगा, उसकी लोकेशन चेंज होगी। तो ये लोकेशन पैरामीटर है ना, इसलिए लोकेशन पैरामीटर एक्चुअली क्या करता है, लोकेशन को वैल्यूएट करता है, लोकेशन को लोकेट करता है इन फंक्शन। तो ये यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही पीक से ही। यहाँ पर आप देखें क्या कर रहा है, यहाँ वो उसने म्यू सेम कर दिए, म्यू सेम कर दिए। ठीक है, म्यू भी सपोज पहले अगर मैंने 10 रखा था, दूसरा म्यू भी मैंने 10 रखा, अब उसने सिग्मा को चेक किया ना, सिग्मा को चेक। यहाँ सिग्मा की वैल्यू जो है कुछ रख दी, यहाँ सिग्मा की वैल्यू, इस सिग्मा की वैल्यू से आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, इसने ये जो आपके टेल हैं, इस टेल को इसने सिकुड़ा दिया ना, सिकुड़ गए ये आपके पास जो है ये स्ट्रेच हो गए। ठीक है, ये इस तरह से, और ये फ्लैट हो गया ना, ये फ्लैट हो गया। अब मुझे गैस करना है कि सिग्मा की वैल्यू यहाँ यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है। ठीक है, जस्ट मुझे ये ग्राफ दिया गया, और आई वांट टू गेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, और ये सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा। ये मैं देखना चाह रहा हूँ। तो याद रखना है, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू को कम करेंगे, तो शेप जो है वो सिकुड़ती जाएगी, पीक पकड़ती जाएगी इस तरह से। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये टेल फैलते जाएंगे, टेल फैलते जाएंगे। उसका मतलब ये जो शेप है, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि सिग्मा 2 ग्रेटर देन है सिग्मा 1 से। ठीक है, तो दिस इंडिकेट वन, तो लार्जर वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा क्या कर रहा है, उसको फ्लैट कर रहा है, इसको फ्लैट कर रहा है शेप। और स्मॉल वैल्यू क्या कर रही है, उसको ऐसे क्लोज कर रही है उसके, ये आर्म जो है वो क्लोज कर रही है, राइट। ये आर्म जहाँ पे फैल रहे हैं, राइट। ये टेल जो है उसको टेल बिहेवियर देख, इसका मतलब ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है, ये आपको टेल बिहेवियर बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में इनका रोल, राइट। तो ये आपको इसमें क्या किया उसने, दोनों को चेंज कर, राइट, दोनों को, म्यू को भी चेंज कर दिया, म्यू 2, और सिग्मा को भी चेंज कर। अब मुझे बता सकते हैं यहाँ म्यू 1 जो है, म्यू 1 की वैल्यू ज्यादा है या म्यू 2 की वैल्यू ज्यादा है। जी, कोई बता सकते हैं, एनीवन। जी, भाई यहाँ पे कोई है भी, ये मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ। प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर, इधर ही है। जी अब्दुल्ला बिन उस्मान, ये बताएं कि फिर सर ये इधर क्या है। आपका क्वेश्चन। जी जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व हैं सर। अच्छा, सही सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया ये भी। और
ये कर्व्स मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है? आप क्लास में प्रेजेंट है सारे? जी सर, प्रेजेंट है सर। सियर जी सियर सर वो आप नए नए सियार हैं इसलिए जरा सबकी अच्छी अच्छी गवाही देगा। तो सैयद अली तकी गया कहाँ पे वैसे? सर इधर ही है सर। इधर ही। सैयद अली तकी किधर हो गई? हमारी बताओ। क्लास में है। अभी क्लास में है? ये तो देखना पड़ेगा। सर क्लास में ही है सर। जी चल क्या हाल है मैं ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर। ये सुन रहे थे जो मैं कह रहा था कुछ? जी सर सुन रहा था, बस जरा नेट का मसला है, लेकिन वरना सुन ही रहा था। हाँ उन्होंने कहा बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे यार क्या सुनना है आप। अच्छा। नहीं सर, ऐसा भी ये ऑनलाइन में बड़े मसाइल हैं। या तो बंदा ये मसाइल ठीक करता है या लेक्चर बंदा देता है। जी। हाफिज मोहम्मद जैन। ये सर सर आवाज आ रही मेरी? हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आई है आपकी। आप सब कैसे हैं ठीक है? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा मैं आप सब ये बता रहा हूँ कि ये जो कर्व है, ये दोनों कर्व है ना, ठीक है? इसमें जी सर। ये म्यू की वैल्यू है, ये म्यू टू की वैल्यू है ना। मुझे आप बता सकते हैं कि दोनों में ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होगी, म्यू वन की म्यू टू की? सर म्यू वन की। अच्छा। रीजन? वेट सेकंड सर, ये म्यू वन एक्स एक्सिस में है नीचे वाले, तो फिर म्यू जी टू जी। होना चाहिए, बिकॉज अगर हम रिलेटिवली देखते हैं तो वो आगे है, राइट? वो आ गया राइट साइड मुझे पे लगा वो शायद। बिल्कुल। जी ठीक है बिल्कुल सही बताया। अच्छा चलें थैंक यू। अच्छा कोई और बताएंगे जी, ये सिग्मा वन दिया हुआ है सिग्मा टू दिया हुआ है, दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है? सिग्मा वन की सिग्मा टू की? तो इधर सिग्मा वन की वैल्यू बढ़ी है सर। अच्छा कोई और शाबाश। सर सिग्मा वन की वैल्यू बड़ी है। जी उस्मान सिग्मा आप। वन है। सिग्मा वन की वैल्यू बढ़ी है। और लाइबा, बट आप बताएं। लाइबा है यहाँ पे? अच्छा, सही। रोमा शाहिद 3092। आर यू देयर बेटा? जी सर। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि ये सिग्मा वन और सिग्मा टू इसमें किसकी वैल्यू बढ़ी है और क्यों? एक सेकंड। सर जी। फिर सिग्मा टू की लाइक जिसमें स्प्रेड ज्यादा होगी बड़ी। एक्सीलेंट शाबाश वेरी गुड थैंक यू बेटा। तो ये बेटा सिग्मा टू की वैल्यू बढ़ी है, मैंने कहा था जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो सिग्मा टू क्या करेगा, फ्लैट कर देगा उस शेप को, ठीक है? जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी वो क्या करेगा, उसकी पीक बढ़ाता जाएगा और ये टेल को सिकुड़ाता जाएगा, वही काम कर रहे हैं ना, टेल टेल जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ रहे हैं, फ्लैटनेस को कंट्रोल कर रहा है। वैसे भी देखें ये नीचे भी लिखा हुआ है, ये देखें नीचे भी सिग्मा वन लेस देन सिग्मा टू, म्यू वन लेस देन म्यू टू है। ये म्यू में हो गया आप लोगों से, नीचे कुछ नहीं पढ़ा आपने, शेप ये देखें चले। थैंक यू जी। आप लोगों को वैसे ही जगाना था थोड़ा सा। अच्छा ये आपको बेटा रोल पता चल गया सिग्मा वन और सिग्मा टू का। तो शक्ल देख के आप बता सकते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी कम है, ठीक है? उसका मतलब म्यू क्या करता है, जस्ट कंट्रोल करता है उसकी लोकेशन को, और सिग्मा क्या करता है उसकी फ्लैटनेस को कंट्रोल करता है। दे आर टू रोल जो है पैरामीटर रोल है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये उसका पीडीएफ बन गया, मीन वेरियंस आपको पता चल गया कि क्या है। और वो जी, तो आपको इसमें ये सब ट्राई करते रहेंगे। ओके।
अब देखो बेटा नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसकी, अब प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करना सीखते हैं कि वो कैसे हमने करनी है। ठीक है, वेरी सिंपल है, और अब देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए ये टेबल आप देख रहे हैं, टेबल जो है इसका इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दी हुई है जी वैल्यूज की, और ये आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिव जी वैल्यूज की। अब आप देख रहे हैं कि ये जी जो है ये क्या है, ये मैं बताता हूँ। टेबल स्ट्रक्चर से समझाने लगा हूँ। कुछ वैल्यू 0.00, 0.01, 0.02, 0.02, और जी की वैल्यू जो है ये -3.4 नेगेटिव से लेके, और फिर क्या हो रही है, फिर पॉजिटिव हो जाती है 0 0 पे आके, और फिर ये जी पॉजिटिव शुरू हो जाता है, और ये 3.4 तक जा रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। वो वही बात जो है, वो जी तो मैंने कहा था -3 से +3 के दरमियान है। तो माइनस यहाँ प्रॉबिलिटी क्या है, चूंकि ये क्यूमुलेटिव प्रॉबिलिटी है, और ये बड़ी सिस्टमेटिकली ऐसे नहीं रैंडमली वैल्यू दी हुई है। 0 0 से स्टार्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन बढ़ती जा रही है 0.5, 0.8 पर चली गई, 0.9999991। देखिए टोटल प्रॉबिलिटी जो है वो 1 है। ठीक है, तो आपको घूमने में हर तरह से ये आसानी होगी कि किस तरह से आप इसको घूमना है। तो ये जैसे इसकी शेप और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस पे बात होगी हमारी। न्यू चेंज और सिग्मा की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे वो वैल्यू दे दी है बकायदा। ये सिग्मा इज 1.6 है, 1.16 है, 0.7, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो शेप जो है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, शेप शेप जो है, लेकिन सबसे पीक वाली पे सबसे कम स्टैंडर्डेशन, उससे नेक्स्ट जो है स्टैंडर्डेशन बढ़ गई है, एक्स बढ़ गई है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्डेशन बढ़ रही है तो टेल भी जो है वो फैलते जा रहा है। यहाँ फिक्स स्टैंडर्डेशन के साथ मीन चेंज किया गया है 5 6 सेकंड, तो उसका मीन चेंज, ये आपने देख लिया उनका दोनों का बिहेवियर। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगी जी, उसका एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंज माइनस से प्लस होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है जी अंडर द एरिया पर, वो 1 होती है, जैसे आपने अभी टेबल में देख लिया। और इसका मॉड और मीडियन वो भी बता दी गई कि फंक्शन में क्या होगा। नेक्स्ट मीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन मॉड बराबर होंगे। क्या ये क्वार्टाइल का रिलेशन है, ये बात मालूम था आपको जी। शेप स्पेशल एरिया अंडर द कर्व, ये देखिए न्यू माइनस सिग्मा और न्यू प्लस सिग्मा वो दरमियान कितने परसेंट जो है वो एरिया आएगा। 0.6827, टू स्टैंडर्डेशन के दरमियान 0.9, थ्री स्टैंडर्डेशन के दरमियान 0.9, इसके मीडियन क्वार्टाइल ये वेरियंस मोमस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन संप्रति प्रॉपर्टी ये फिलहाल तो स्किप करते हैं। तो मैं सीधा आपको पहले ना इसकी वैल्यूएशन सिखाता हूँ। तो ये वैल्यूएशन इसकी कैसे प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट कैसे करें, ठीक है, उससे आप बताते हैं क्या होना चाहिए। आप क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से जिसके अंदर देखिए एग्जाम्पल, scores made by the candidate in a certain test are normally distributed। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि जो भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, देखिए हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने गेस करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। ठीक है, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी में ये जो है वो आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका यानी कि ये बताया गया कि ये स्कोर जो है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। जो आपके मार्क्स होते हैं, जीपी होता है, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो साथ ही इसके पैरामीटर की वैल्यू भी बताएगा। देयर आर टू पैरामीटर, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। समटाइम वो वहाँ वेरियंस लिख देता है,
तो आपको वैल्यूएशन के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है। तो चूंकि वैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट रिसीव स्कोर लेस देन, मोर देन, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये मैं बताता हूँ ये क्या है, और ये भी बताता हूँ ये इसमें क्या है। अब आप देखें कि आपको पता चल गया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे बुनियादी बात है वो क्या है, आपने ये रूल जो है वो याद रखें, ये वाला, लेकिन जो बिल्कुल हमने ये किए हुए हैं। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इज इक्वल टू पाई, कैपिटल पाई जो है ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये एक्चुअली वो कैपिटल एफ है, ये इंडिकेट करता है सी डी एफ को। तो हमने याद है ना सी डी एफ को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करी है, ठीक है। आप कैपिटल पाई नहीं लिखना चाहते, आप कैपिटल एफ ही लिख दें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, कैपिटल एफ लिख दें। सी डी एफ है ये, बेसिकली क्या है, इसका सी डी एफ है, कंटिन्यूस, राइट। और ये अंदर क्या है, अंदर ये एक्स माइनस में ये एक्स नहीं है, देखिए ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ ना, सी डी एफ है, ये एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये उसका तरीका है, देखो ना, समटाइम मैंने कहा कुछ बुक कैपिटल एन लिखती हैं, कुछ बुक स्मॉल एन लिखती हैं, और विद म्यू एंड सिग्मा स्केयर वेरिएंस दिया हो, देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, ये है उसका सी डी एफ, ठीक है, दिस वन, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट से लेस की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी तो क्या होगा, ए की जगह, एक्स की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। वही सी डी एफ का हम एफ ऑफ एक्स लिखते थे, और ग्रेटर देन में वन माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते थे, याद है ना, वन माइनस एफ ऑफ एक्स। और बिटवीन में क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए। वही काम किया हुआ, वही है सर, जस्ट सी डी एफ की वैल्यूएशन। ये 3 पॉइंट अगर जिसको याद हो जाते हैं तो पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी कवर हो जाती है, उसमें कोई ऐसा मसला है, ठीक है। तो ये देखें, किसी भी पॉइंट से लेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस फार्मूला, दिस पॉइंट ग्रेटर की निकालनी है, और तीन ही सिचुएशन होती हैं, लेस, ग्रेटर और बिटवीन 2 पॉइंट कंटिन्यूस केस में, ठीक है। इक्वलिटी साइन है नहीं है, डजंट मैटर इन कंटिन्यूस केस, ठीक है, ये आपके पास है। अब आप देखें, उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 400, लेस देन 400 में कौन सा फार्मूला, ये वाला, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी, और मीन भी दे दिया, सिग्मा भी दे दिया, और ए भी दे दिया। तो आपने क्या किया, उसको जस्ट आपने प्लग किया, ठीक है। ये वाला बेशक रहने दें, आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखिए एज वी नो डैट दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है। 400 माइनस जो है आपका म्यू और ओवर सिग्मा, जो कि ये वैल्यू आ रही है, तो ये स्टेप आप आदमी, यही स्टेप आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, फिर ये आपके पास आ जाए। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्चुअली जी होता है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए उसने इसको जी मान लिया कि दिस इज इक्वल टू जी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जी है। और लेस देन यानी कि इसी को उसने जी बनाया है ना पहले, आप डायरेक्ट उसी में वैल्यू पुट कर दें तभी होता है, डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर, ठीक है। तो आपके पास ये पाई अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये आपके पास आ ये वाला, देखिए ये वाला, दिस वन फाइव, ये डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट में -1 आपके पास है। तो प्रॉपर्टी एक्स लेस देन 400 आपने ये मालूम करनी है कि फाइव इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वैल्यू अब कहाँ से देखनी, देखिए ये वैल्यू जो है आपको टेबल से देखनी पड़ेगी, और वो जो टेबल है वो दिखाता हूँ, वो क्या है, जैसे ये टेबल है, तो आप देखें कि आपकी जो वैल्यू आई है वहाँ पे, वो क्या आई है, वैल्यू आपकी आई है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब जी नेगेटिव है, जी है ना, जी लेस देन माइनस, इसका मतलब जी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वाली जी वैल्यू आपने यूज की, ठीक है। उसी ये वैल्यू माइनस, माइनस, ये जी माइनस, ठीक है, ये जी की वैल्यू थी। अब उसके आगे कोई वन के आगे कोई वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप जीरो में देखें, जीरो में अगर -1.3 होता, -1.3 होता, ठीक है, तो -1.3 ये है, उसको जीरो में, अगर -1.34 होता, -1.34 होता, -1.3, और फोर्थ कॉलम ये, दिस वन, अगर होता -2.45, -2.45, -2.4 यहाँ पे आ गया, और फिफ्थ कॉलम जो है वो आपने इस तरह से, ये वाला 0.05, और 0.007, ये आपके पास है। अब यहाँ पे आप -1 है, अब -1 है तो इसका मतलब उसका फिर डेसिमल के बाद क्या है, 0.00, तो 00 पे वैल्यू उसकी
0.158 है। ये कैलकुलेटर डायरेक्ट भी दे देता है कुछ कैलकुलेटर, और डायरेक्ट भी सीख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वही वैल्यू आ गई 0.158, ये आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अगला है मोर देन दिस वैल्यू, मोर देन 700। मोर देन 700 की प्रॉपर्टी आपने निकालनी है। तो आपको होता है मोर देन 700 ग्रेटर देन पे है, तो ग्रेटर देन का जो फार्मूला है वो क्या है, प्रॉपर्टी एक्स ग्रेटर देन दिस वन आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें। तो इसमें ये ए की वैल्यू 700 होगी, यू वही रहा, सिग्मा भी वही है, तो आपने वो वैल्यू प्लग की। प्लग करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 2 आ गया, डायरेक्ट उसमें पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने क्या देखना, टेबल में जाकर ये 5 2 जो है वो कैसे पता चलेगा, ये आपके पास जो है 2 से +2, वैसे तो अब 2 आया ना, +2 तो है, पॉजिटिव वैल्यू है 2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट 2 एक इंटीजर है, तो देन आप इसको जीरो के कॉलम में देखेंगे। 0.977 ये आपके पास जो है 0.9772, ये टेबल 1 - इसकी एवेल्युएशन के लिए आपको टेबल देखना जरूरी होगा। बिटवीन 400 एंड 600, बिटवीन 400 एंड 600, तो आपने वो कौन सा बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको पता चल गया, तो ये वाला फार्मूला, इसमें बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। ठीक है, बी की जगह बी की वैल्यू निकालें, ए की जगह ए की वैल्यू निकालें, न्यू और सिग्मा दोनों सेम है, वही है, न्यू और सिग्मा दोनों से आपने वही क्वेश्चन में जो दिए हैं वही है। आपको वैल्यूएट करेंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे 5 1 और -5 - 1। ये आपके पास देखें, एक 1 पे देखनी है और दूसरी -1 पे देखनी। ठीक है, दोनों -1 पे वैल्यू जो है, ये +1 पे वैल्यू क्या है 0.841, -1 पे क्या है, -1 पे क्या है, -1 पे, -1 पे है 0.158 ठीक है, तो वही वैल्यू आपने 0.8413 -0.1, दोनों को माइनस कर दिया। और एक्स माइनस, तो ये कह दिया x - म्यू ग्रेटर देन 150, ये आपके पास है x - म्यू ग्रेटर देन 150, एक्स विच डिफर फ्रॉम मीन, एक्स डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। डिफर फ्रॉम मीन जो है, ये एक्स का मीन से एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया जाता है ग्रेटर देन 150। अब देखिए इसका फार्मूला नहीं है, इसका फार्मूला नहीं है, तीन फार्मूला में एब्सोल्यूट का फार्मूला नहीं है। तो एक्स किसी पॉइंट से सिंपली लेस होगा, ग्रेटर होगा, बिटवीन 2 पॉइंट होगा, तो एब्सोल्यूट आ जाएगा तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट आ जाएगा क्या, तो एब्सोल्यूट को एक्सपैंड करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड कैसे करना है, ये देखिए सिंपली जैसे मैथमेटिकल रूल है वो अप्लाई कर दो, मैथमेटिकल रूल अप्लाई कर दो। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी, पहला पॉइंट देखिए प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी x - म्यू ग्रेटर देन 150, सिंपली तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस इसका सप्लीमेंट लेके एब्सोल्यूट x - म्यू लेस देन 1, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब देखिए एक रूल है, आप मैथमेटिक्स का रूल है, ए तो एक्स लाई बिटवीन -a और +a, तो आप इस पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एक्स लेस देन इक्वल, ठीक है। अब ये रूल अप्लाई करने के लिए मैंने इसको मैं किया, डिग्रेटर पे था इसको मैंने लेस में कन्वर्ट किया, तो आप इसी हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ -150 लेस देन x - म्यू लेस देन 1, तो लिख सकते हैं। और इसके बाद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सिर्फ यहाँ पे एक्स चाहिए, एक्स -150, क्या करेंगे इनइक्वालिटी में म्यू में ऐड कर देते हैं, दिस वन एक्स लेस देन 150 प्लस ये आपके पास म्यू की वैल्यू आपके पास है, ठीक,
500, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 150 प्लस 500, 350 हो जाएगा। लेस देन एक्स लेस देन 150 प्लस 500, 650 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी आपकी, सिंपल रूल आप अप्लाई करते हैं बिटवीन वाला, बिटवीन वाला रूल होता है। ये किस केस में मॉडुलस वैल्यू लगा इस केस में, ये प्रोबेबिलिटी है इस केस में वैल्यू। आगे उसने क्या है, ये लेस देन वर्डन वैसे दिया हुआ था, आगे उसने स्टेटमेंट भी दे दिया था, कैंडिडेट गेट द स्कोर ऑफ 680, वट परसेंट कैंडिडेट हैव हाईएस्ट स्कोर देन ही, क्या प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा है, 680 से ज़्यादा है, सबसे भी 680 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी आदमी 1.8 पे थ्योरेटिकली देख लेनी। वेरी मच। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर एक नीचे करें, ये जो बिटवीन 400 एंड 600 वाला था, जी ये जी जी। इसमें हमारे पास -1 से 1 आ गया। हाँ जी ठीक। तो छोड़ दें, तो पहले ये देती है, ये देती है क्या आप अच्छा, आप उल्टा माइनस करना। अब इसमें इसमें गलत वैल्यू थी, 600 हो गया, 600 माइनस 500, 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 100 वन आ, और ये क्या है, ये इसमें -1 आ। अब देखता हमें फाइव की वैल्यू 1 और -1 में देखते, तो ये -1 में वैल्यू आ रही है, -1 है। सर ठीक है, और वो फोर्थ वाले के एंड पे जाएंगे, एक मिनट। कुछ डिफर करना है ये वाला ये जी सर, वो कैलकुलेशन जो आपने की थी। आ जाओ, ये मेरी ये इसमें वो बिटवीन वाला लगा देंगे, ठीक बिटवीन वाला, तो ठीक आंसर है तो सर। कौन सा नहीं ओके। है, ये वाला। जी तो सर। वो तो बेटा फिर मान लो फिर 2 लाख का ये एग्जाम, मैं कर सकता है बड़ा अच्छा पेपर हो, ये सब मिल जाए। सिग्मा 1 हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगी, और अदरवाइज अदर देन दिस वैल्यू जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी की एवेल्यूएशन के लिए उसको जी में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। विदाउट कन्वर्टिंग जी वैल्यू आप उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इस तरह से टेबल्स में सेट नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल जो है उसमें जी की वैल्यू पे कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी गई है। इसका मतलब फर्स्ट टू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और इस स्टैंडर्ड वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही कुछ सीखा था। तो आज भी फर्दर उसकी एक्सटेंशन करते हैं, फर्दर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ केसेस केसेस में। पहला केस हमने किया फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर गिवन वैल्यू, फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर थे इनकी वैल्यू दी जाती थी, और एक्स की किसी वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती थी, एक्स लेस देन पे ग्रेटर देन पे बिटवीन 2 पॉइंट, ये हमने सीख लिया। अगला पॉइंट हमने सीख लिया कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या दिया दिया जाएगा, फॉर गिवन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये रिवर्स हो गया काम। अब आपको उसी तरह पैरामीटर की वैल्यू भी दे दी जाएंगी, ठीक है? और आप आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाए, अब प्रोबेबिलिटी दे के वो दोबारा पूछेंगे किस एक्स की वैल्यू पे ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक्स लेस देन पे अगर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर मिल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से वो केस पूछेगा। तीसरा जो हम केस करेंगे, फाइंड दी मीन एंड वेरियंस। अब उसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, किसी भी एक्स की डायरेक्शन की आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, और उस पर आपने ये वैल्यू मीन एंड वेरियंस की वैल्यू फाइंड करनी है।
लेकिन पहले दो केसेस में आपको मीन वेरिएंस बताया जाए, इसमें भी म्यू एंड सिग्मा आपको बताया जाए, म्यू सिग्मा आपको बताया जाए। अब पहला केस हमने कर लिया, अगर मीन भी मेरे पास दिया हो, सिग्मा भी मीन और सिग्मा दिया हुआ है, और आपने एक्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किसी भी पॉइंट से लेस, ग्रेटर और बिटवीन टू पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं कि अ, अगर आपको मीन और सिग्मा दिया हुआ है, लेकिन आपको उस वैल्यू एक्स की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, ठीक है, और आपने क्या मालूम करना है, वो पॉइंट मालूम करना है जिस पे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, ठीक है। थर्ड क्या है, आपको मीन सिग्मा भी नहीं दिया है, ठीक है, और क्या दिया जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वो क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी गिवन आपको दे दी जाएगी। इनको यूज करते हुए फिर आपने इनका मीन और वेरिएंस यानी कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। ये तीन केस बन गए। तो इस मैं इस तीसरे केस को भी इसी पॉइंट में डिस्कस कर दूंगा, मेथड सेम मेथड, ठीक है। तो ये हम काम करेंगे। उसके बाद जो है फोर्थ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम काम करेंगे, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा इन पॉइंट्स को डिस्कस करने की। कोशिश है मेरी कि आज मैं ये चीज़ें आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एंड करूँ। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग आपको विद रिस्पेक्ट टू कर्व, इस पे हम जरा बात कर लेते हैं, ये क्या है। तो सही है। तो मैं ये शेप आपको समझाता हूँ, ये शेप कैसे लिखी गई है, ठीक है। तो आप देखिए कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें ये तो पता है उसकी शक्ल नॉर्मल होगी, देखिए बस ये बताया गया है कि उसकी जो रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। रैंडम वेरिएबल एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन उसका ये है और सिग्मा स्क्वायर इसका 25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल बिटवीन 0 and 40, 0 and 40। अब देखिए इसको आप ये फिगर बना के, ये जो फिगर बना के भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शक्ल आपको एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपने एक शक्ल बनाई, तरीकाकार क्या है कि आपने एक नॉर्मल कर्व ड्रा की, आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल कर्व जो है वेल शेप होती है। तो सेंट्रल वैल्यू जो है पीक पॉइंट पे आपने एक वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ये एक एवरेज पॉइंट जो मेजर ऑफ लोकेशन का पॉइंट होता है जो कि म्यू। अब म्यू उसने क्या दिया हुआ 50, तो म्यू आपके पास 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू 50 डिग्रेड कर। अब प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पे मालूम करना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहा है बिटवीन 0 and 40। तो मैथमेटिकली इसको मैं लिखूँ बिटवीन 0 and 40। तो अब आपने देखना है कि ये 50 है, एक्स एक्सिस का स्केल है, ऐसे बढ़ रहा है, 50 से आगे ही आगे जाएगा, 60 अप टू चलता जा रहा है, सही ना। तो अगर ये 50 है तो 40 कहाँ आएगा, 50 से पीछे ही आएगा ना, लेफ्ट साइड पे इसके ये वाला पार्ट। तो ये मैंने 40 की लाइन ड्रॉ की, और ये कहाँ तक जा रहा है, 40, 40 जा रहा है लेस देन एक्स है, और ये कहाँ तक है, 0 तक जा रहा है। मैंने एक जीरो वाला पॉइंट भी यहाँ पे ड्रॉ किया। ये वाला शेडेड एरिया, ये वाला शेडेड एरिया, इसकी वो प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया। तो ये है फिगर को कैसे लोकेट किया जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं दो स्केल देख रहे हैं, एक ऊपर एक्स है और नीचे ये जी है। तो जाहिर है मैंने अभी कहा था कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए क्या करना पड़ेगा, एक्स को जी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें जी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है, उसमें जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसलिए जो हम लास्ट क्वेश्चन किए थे, जो कैपिटल फाई के साथ वो फार्मूला लिखा था, तो उसमें ऑटोमेटिकली जी वैल्यूएट हो रहा था, तो डायरेक्ट हमें वैल्यूएट होकर जी की वैल्यू दे रहा था। तो करने हमने वैसे ही है क्वेश्चन, बस आपको ये फिगर की अंडरस्टैंडिंग में कराना चाह रहा हूँ, एक्चुअली इसके बिहाइंड वर्किंग जो हो रही होती है और पता चले कि ये कौन सी एरिया को हम लोकेट करना चाह रहे हैं। तो आप देखें ये वो एरिया आप उसी तरीके से करेंगे कि बिटवीन टू पॉइंट्स, ये वाला नहीं, बल्कि आपने उसी मेथड से करना है, 0 और 40 बिटवीन टू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बिटवीन टू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या है, जो वही है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन बी
कैपिटल फाई बी माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और यहाँ पे आपको इसी तरह म्यू, और क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू जी, इसको वैल्यूएट होके वो जी की वैल्यू आ रही है, इसको वैल्यूएट करके जी की वैल्यू आ रही है। इसी तरह आप डायरेक्ट वैल्यूएट करेंगे, तो इस मेथड से नहीं करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको उसकी फिगर लोकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये फिगर पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एरिया की प्रोबेबिलिटी मालूम करिए। 55 एंड 100, 55 एंड 100, अब आपको पता है 50, अगर नेक्स्ट फिगर बने, नेक्स्ट पार्ट के लिए इसकी फिगर अलग से बनेगी। आपने उसी तरह कर्व निकाली, मीन को लोकेट किया 50, तो आपको पता है 55 कहाँ आएगा, 50 से आगे आएगा। आपने एक लाइन ड्रॉ की और ये कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, ठीक है। 55 टू 100, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया और इसको शेडेड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आप इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो बिटवीन टू पॉइंट है, वही क्युमुलेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी वो प्रोबेबिलिटी जो है वैल्यूएट होके आ जाएगी, क्योंकि ये उसने स्टैंडर्ड टेबल के लिए पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें इस सोल्यूशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्यूमुलेटिव टेबल यूज करेंगे तो वो ज़रा आसान है उसको प्रोबेबिलिटी वैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वैल्यूएट होकर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि लार्जर देन 54, लार्जर देन 54, स्मॉलर देन 57, यानी कि वही बिटवीन बिटवीन टू वैल्यूज को देने का डिफरेंट डाल है, लार्जर देन 54 एंड स्मॉलर देन 57, यानी कि बिटवीन 54 एंड 57, वो वाला एरिया आपके पास ये बने, ठीक है, ये वाला एरिया। और ये क्या है, ग्रेटर देन 50, चलिए ये पार्ट गया, स्मॉलर देन वाला अलग गया। ये क्या, लार्जर देन 54, लार्जर देन 54, लार्जर देन 54 है, तो एक्स ग्रेटर देन 54, ये वाला एक्स ग्रेटर देन 54। आपने उसी तरह कर्व बनाई, ये कर्व बनाई, कर्व बनाने के बाद 50, आपने देखा 54 के पे वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने पहले 54 की पोजीशन को लोकेट की, लोकेट करने के बाद फिर क्या हुआ, इससे लार्जर जाना है, बिल्कुल लार्जर है, तो आपने उससे ग्रेटर वाला एरिया जो है वो शेडेड कर दिया, तो ये वाला एरिया जो है वो इंटरेस्टेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट देखें, लेस देन 57, अब देखें 50 यहाँ पे है, 57 यहाँ पे है, तो इससे लेस, लेस ये सारा एरिया है, तो ये वो शेडेड एरिया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे जो है वो फिगर इस्तेमाल हो रही है प्रोबेबिलिटी एवेल्युएट करने के लिए। आपको ये आइडिया हो रहा है कि कौन से पोर्शन पर हम एक्चुअली जो निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, मैंने कहा जैसे आपने इन तीन फार्मूला से ही कर लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द लाइफ फॉर एन ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मीन ये है स्टैंडर्ड डिवीजन 1 ईयर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज गारंटी 12 मैन, ठीक है। देखिए आप इसमें यूनिट में जो एक तो ये वाज़ह पता चलेगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। उसका मीन जो है वो 3.5 ईयर्स, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 1 ईयर्स है, और उसकी जो गारंटी है वो मंथ में दी हुई है, तो आप या तो सारे मंथ कर दें या सारे ईयर कर दें, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो इनको भी अगर आप मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं तभी ठीक है, अगर आप इसको एक मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं तभी ठीक है। इसका मतलब 1 ईयर की गारंटी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट जो है वो कब होगी, जाहिर है अंडर गारंटी अगर कोई चीज़ रिप्लेस हो आ जाती है, खराब हो गई, उसी को रिप्लेस किया जा सकता है ना। यानी कि विद इन 12 मंथ में, लेस देन 12 मंथ, लेस देन 1 ईयर, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू लेस देन 1 ईयर आपने निकाला, जो ईयर में कन्वर्ट कर दिया। आपकी मीन भी ईयर में था, स्टैंडर्ड भी ईयर में थी, जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसका यूनिट भी आपने सेम रखना है, तो ये आपने उसको भी ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें लोकेशन, उसकी फिगर देखें, फिगर क्या है, उसकी एवरेज क्या है 3.5, ठीक है। और लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी वैल्यू करनी है, 3.5 ये है, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और उससे लेस की प्रोबेबिलिटी ये वाला शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए फाई ऑफ दिस, इसमें 1 माइनस मीन और सिग्मा की वैल्यू इवेलुएट करेंगे, तो फाई, कैपिटल फाई जो है वो आपकी पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसको आप डायरेक्ट जो है वो टेबल में देखेंगे, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ठीक है। उसी तरह उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी इवेलुएट होकर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली।
तो ये सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये उसने स्टैंडर्ड टेबल से, क्यूमुलेटिव टेबल से नहीं यूज किया हुआ। तो दिस इज एक्चुअली द केस। नेक्स्ट भी इसी तरह ही। अब इसमें भी वही काम किया हुआ है, द मीन हाइट ऑफ द सोल्जर इज दिस वन एंड वेरिएंस इज दिस वन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट टू बी नॉर्मल, ये बता दिया कि हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है। हाउ मेनी सोल्जर इन द रेजिमेंट ऑफ द 1000 वुड यू एंड ओवर 6 फीट टॉल, 6 फीट टॉल है। अब देखिए उसकी एवरेज हाइट जो है वो इंचज में दी हुई है, राइट। और वेरियंस चूंकि उस वेरियंस के साथ यूनिट स्क्वायर होके आ जाता है, इसलिए इंच स्क्वायर का वर्ड लगाओ। तो आप फीट पे प्रोबेबिलिटी को पूछ रहे हैं, तो या तो इसको भी इंच बना लें, ठीक है, या इनको फीट बना लें, लेकिन यूनिट शुड बी सेम। वही काम इसने किया हुआ है। तो मीन निकाल लिया सिग्मा, और हमें चाहिए उसके लिए सिग्मा जी कैलकुलेट कर लिया उसने। तो 6 फीट मतलब कितने इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंचेस बनते हैं, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करके उसने प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ओवर, ओवर 6 फीट का होगा, तो ओवर 6 फीट मतलब क्या, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 72। उस पर इसमें प्रोबेबिलिटी एवेल्युएट कर ली है सिंपली। तो ये एक तरीका है प्रोबेबिलिटी एवेल्युएट करने का। इसमें आपने यूनिट की कन्वर्शन के साथ भी प्रोबेबिलिटी सीख ली कि वो क्या है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, आपने वो पॉइंट निकालना है और प्रोबेबिलिटी दी हुई है। वेरी सिंपल है। मेथड देख लें, उसके बाद उसकी फिर डिफरेंट एप्लीकेशन में हम इसको अप्लाई करके सीखेंगे क्या है। जैसे एरिया, इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। पहली वैल्यू जो है वो म्यू की है और दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की है। इस सेटिंग में दिया होगा तो पहला म्यू और दूसरा वेरियंस होता है, ठीक है। इस सेटिंग में दिया होगा, अदरवाइज वो बता देता है मीन ये वेरियंस, मीन ये स्टैंडर्ड डिवीजन। फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 87.9% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट, ठीक है। दैट हैज ए पॉइंट 87.9% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट। और दूसरी दफा आपने निकालना है पॉइंट दैट हैज 81.7% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबव इट। तीसरी दफा आपने निकालना है टू सच पॉइंट बिटवीन विच नॉर्मल विच द सेंट्रल 70% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है, उसने एक्स बता दिया कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके पैरामीटर की वैल्यू भी दे दी। और किसी पॉइंट पे उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, बल्कि उसने प्रोबेबिलिटी देके वो पॉइंट पूछ लिया। अब देखिए तीन ही तरीके थे ना। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं, वो या तो किसी पॉइंट से लेस या किसी पॉइंट से ग्रेटर या बिटवीन 2 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछता है। उसने इस क्वेश्चन में तीनों केस ही दे दी। एक लेस वाले की प्रोबेबिलिटी दे दी, फिर एक ग्रेटर वाले की प्रोबेबिलिटी दे दी, और बिटवीन 2 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी दे दी। और कहा जा रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करें। तो वो पॉइंट फाइंड करें, वो क्या क्या हो। वेरी सिंपल है, क्योंकि ये वाले, ठीक है। आपने उसी तरह आपको ये पता चलेगा कि ये क्या। देखिए इसको अगर मैं लिखूं, ए पॉइंट दैट हैज 87.9% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट, यानी कि पॉइंट, किस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है, इस डायरेक्शन में बिलो की प्रोबेबिलिटी है। तो आपने क्या लिखा, एक्स, एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू दिस वन, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। देखिए इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो वो ये एक्सप्रेशन बनेगी, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 0.879, 0.879। ये आपके पास उसने इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई, ठीक है। इसको वो स्टेटमेंट में भी दे सकता है, मैथमेटिकली भी दे सकता है। इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए अब आपने ये ए की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी उसी उसी सेटिंग में चलना है। आपको पता है कि लेस की प्रोबेबिलिटी है, लेस की प्रोबेबिलिटी है, तो लेस का फार्मूला आपके पास ये है ना, लेस का फार्मूला आपके पास ये है, ये वाला, ये वाला। आपने क्या करना है, एज वी नो डैट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, इसको मतलब जैसे, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 5, कैपिटल 5 ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ओवर सिग्मा। आपको बताइए ये चीज, ठीक। अब उसने प्रोबेबिलिटी जो है इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी दे दी ना, ये पॉइंट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए दे दी है। वो क्या है जी, उसने कहा 0.897, ठीक है ना, 0.897। दिस इक्वल टू दिस, मतलब बता दिए कि दिस इक्वल टू दिस 0.879, 879।
0.879 ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमें पता नहीं, हमें ये तो मालूम करना है, जो चीजें पता है वो पुट कर दे, जो नहीं पता उसको वैसे ही रहेंगे। अब म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू की वैल्यू उसने दे दी स्टार्ट में, म्यू इज इक्वल टू 70 एंड सिग्मा स्केल इज इक्वल टू 25। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 70, म्यू 70। और अब देखिए ये म्यू 70 है, सिग्मा, सिग्मा क्या होगा? ठीक है, इसमें दिया होगा सिग्मा, सिग्मा स्क्वेयर दिया होगा, सिग्मा स्क्वेयर दे दिया, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो सिग्मा क्या होगा? जस्ट आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जस्ट सिंपल स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो क्या आएगा 5। मैंने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट करी 5, ये मेरे पास 5 की वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यूएट हो सकता है, अभी तक ये वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इस 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 5 इनवर्स हो जाएगा, तो ये 5 इनवर्स हो जाएगा, 5 इनवर्स। 5 इनवर्स को अगर मैं टाइप करूँ तो वो इसकी पावर में जाता है, ये 5 इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा 0.879। ठीक है, इसको जरा समझ, ये वाला, ये आपके पास जो है 5 इनवर्स हो गया ऐसे आगे, और बाकी रेस्ट ऑफ इक्वेशन ऐसी रहेगी, A-70, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास है। तो ये एक्चुअली ये उधर जाके क्या हो जाएगा 5 इनवर्स, ये इनवर्स का साइन है ना, कैपिटल 5 की पावर में जाके बने। अब एक्चुअली हमने ये वैल्यू वैल्यूएट करनी है, ये वैल्यू अगर वैल्यूएट कर लेते हैं तो फिर जो है आपके पास सिंपल ये इक्वेशन सॉल्व होने के लिए रह जाएगी, इसको आपने करना है। अब आप देखें 0.879, आप ये वैल्यू आपने 5 इनवर्स कैसे देखनी है, उसी तरह टेबल में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ये वाला टेबल, ठीक है, ये वाला टेबल। अब इसमें आप देखें कि आपके पास ये प्रॉब्लम, पहले आप क्या करते थे, आपके पास जी की वैल्यू होती थी, उस जी की वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग आप टेबल वैल्यू में देखते थे, ये प्रोबेबिलिटी आती थी ना, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, इस केस में क्या करना, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, आपने देखना है कि ये किस कोरस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू पे आई। ठीक है, जी की किस कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे ये प्रोबेबिलिटी आई है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका टेबल की जो सेटिंग है वो क्यूमुलेटिव नेचर की है ना। तो आप देखेंगे 0.879 कहाँ आता है, 0.87, देखो अभी तो जीरो से स्टार्ट, 0.8 देखो, 0.10 तक चले गए, 0.23, 0.37, 0.40, 0.6, 0.73, 0.8, ये हम पहुंच रहे हैं 0.8। अब 0.879, 0.879, 0.87 में पहुंच रहे होंगे, देखो 0.870, 72, 74 आ गया, 70 आ गया, 7, ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू में 0.879। ठीक है, ये आपके पास। अब देखिए ये जी की किस किस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पे आई, ये जी को देखा 1.1 तो 7। ठीक है, इसको कंबाइन कर लें, 1.17 पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिल रही है 0.879, तो इसका मतलब है 1 इस पे जो वैल्यू आ गई वो 1.17। जी की पॉजिटिव वैल्यू है, साइन का भी आपको फिक्र नहीं है, कौन सा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, क्यूमुलेटिव टेबल का ये फायदा है, वो खुद ही साइन को एडजस्ट करो। अब देखिए ए माइनस 70, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही रही। अब इसको आप क्या करेंगे, ए के लिए सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, ए के लिए सॉल्व, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1.17। ठीक है, और ये इज इक्वल टू A-70। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये ए, इधर 70 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 70 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1.17। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वो पॉइंट फाइंड हो जाएगा ए की वैल्यू का, कि वो क्या है। ठीक है, जो कि अभी तो ये सिंपल वो वहाँ तक हम पाए, वो आ जाए 75.85, ये वो ए की वैल्यू है।
जो आपने फाइंड किया, हमने डायरेक्ट इसी में पुट करके इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लिया। देखिए ये फाइव था, ये तो जाके क्या हो गया, फाइव इनवर्स हो गया, ये वो फाइव इनवर्स है, ठीक है, ये फाइव कैपिटल फाइव इनवर्स हो गया 0.87। इनवर्स टेबल में आपने इसको देखा, इनवर्स टेबल में देखा, उसकी वैल्यू आई 1.17, ठीक है, तो ये जी की वैल्यू आई, किस जी की वैल्यू पे ये प्रॉबिलिटी आई, तो उस वहां से फिर हमने ए के लिए सॉल्व कर लिया, आपके पास ये वो पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट है जिसपे वो प्रॉबिलिटी 87.9% निकाली गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसकी प्रॉबिलिटी को वैल्यू पॉइंट को फाइंड कर। दूसरा, ए पॉइंट दैट हैज 81.7% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबव इट। अब प्रॉबिलिटी दे दी गई है पॉइंट की, और उस वो पॉइंट की प्रॉबिलिटी जो है किस पॉइंट पे दी गई है, किस डायरेक्शन में दी गई, अबव पे, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉबिलिटी प्रॉबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए जो है इज इक्वल टू 81.79%, ठीक है। स्लो डाउन देखेंगे, ये प्रॉबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल 81.7% जो आ गया, 0.817 इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला, ठीक है, अब हमें पता है, हमने उसी तरह चलना है जो आपके पास अब रूल है। अब रूल आपका क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट से आपने ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन ये है। आपने ये पॉइंट लिखा, अब आपको पता है कि इस हिस्से की तो उसने इंफॉर्मेशन दे दी, मीन भी दे दिया है, सिग्मा भी दे दिया है, सिर्फ ये ए नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन प्लग करेंगे, ठीक है, ए को रहने देंगे। अब ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये वही काम किया। तो अब देखिए ये कैसा काम किया, ये वाला, ठीक है। उसको वन से माइनस इसलिए किया, ठीक, लेस देन बना के वो लेस की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, या उसको आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट करें, वो भी उसी तरह ही। तो उसमें आप क्या करेंगे, यही आप यही काम करेंगे, A-70/5.018, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो है। अब देखिए ये जो काम है, ये मैं इसी तरह से करूँ जिस तरह से आपने इसको पहले किया है। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू क्या है जी, इज इक्वल टू क्या है जी, 5 1 - 1 - 5 ए माइनस न्यू ओवर सिग्मा, ये वाली चीज, ठीक। अब इसमें इस पॉइंट पे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी दे दी, इस पॉइंट पे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी इसमें दे दी, कितनी है जी, 81.7%। प्रोबेबिलिटी को मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो ये आ जाएगी 0.817 इज इक्वल टू 1 - 1 - 5 कैपिटल 5। ये वैसे ही रहा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, नहीं हमें पता है 70 है, सिग्मा का भी पता है कि वो 5 है, जो वैल्यू पता थी वो प्लग कर दी, जो नहीं है उसको एज इट छोड़ दी। अब क्या किया, अब इसको मैं इस एक्सप्रेशन को मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। दूसरा तो नहीं, अगले स्टेप में कि क्या किया मैंने, ये नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक? और ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस माइनस, ये इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगी, 1.810, ठीक है। ये वैल्यू इधर प्लस थी, इधर आगे माइनस हो जाएगी, ये माइनस है, इधर आगे प्लस है, ठीक है, जस्ट इंटरचेंज। अब इसको माइनस कर लें, ठीक है, फाइव ऑफ A - 70, इसको वैसे मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, दिस वन। अब 1 - 0.817, ये आपके पास माइनस हो गए, क्या हो गया, 0.183, 0.183, ये बना, ठीक है, ये बना, इसको वन से माइनस। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको 5 हमें चाहिए, ए जो है वो पूजे में बंद है, वो पूजा के कौन सा है, ये 5 वाला। तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये 5 इनवर्स हो जाएगा, 5 इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स। और ब्रैकेट में वैल्यू 0.18, ये वाली, ठीक? और ये आपके पास जो है, इसको फिर आप टेबल वैल्यू में देखो, इसको आप टेबल वैल्यू में देखो, 0.183, ठीक है, 0.183, ये आपके पास जो है टेबल,
0.183, 0.183, 1.3 आ गया, 1.5 आ गया, 1.8, 1.8 पे देखता हूँ, 0.183, 16 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0.184 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखने से भी वर्गीत वैल्यू मिल रही है, 0.183, 0.189 आ रही है, से लेस जो है 0.186, 0.183 आपने ले लेंगे, ये बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, ये बड़ी होती है, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.184 अप्रोक्सीमेटली जो है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके पास ये बनी, 0.181 जो है उससे कम हो रही है, ठीक है, 0.1 इससे कम हो रही है, तो ये उसके करीब करीब। अब ये कहाँ पे आ रही है, माइनस जी की वैल्यू नेगेटिव 0.9 पे देखा, किस पे, जीरो में, तो 0.9, -0.9, यहाँ पे जो वैल्यू आई -0.90, ठीक है, ये आपके पास, इसको आपने ए के लिए सॉल्व कर लेना, ए के लिए सॉल्व कर, ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू -70 -5 5 × 0.90, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा, तो सिंपल आपने एक्सप्रेशन इसको वैल्यू करके ही वो पॉइंट आ गया। आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये मैंने वैल्यू पॉइंट सही निकाला है, आप क्या करें, दोबारा इसमें प्लग कर दीजिएगा, ठीक है, दोबारा प्लग कर दें, देखिए प्रोबेबिलिटी यही आ रही है, अगर ये आ रही है तो उसका मतलब आपने सही पॉइंट जो है वो फाइंड किया है, कैलकुलेशन सही की है। अच्छा, इसी तरह 2 पॉइंट जो है, अगर आपने वो 2 सच पॉइंट बिटवीन सेंटर 70% डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किए गए, ठीक है, 2 पॉइंट के दरमियान आपने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, सो 2 पॉइंट दरमियान, उसके दरमियान की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है, अब आपने पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, वेरी सिंपल है। तो आप देखें कि आपके पास जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है, टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है, जैसे ये पीछे आपको कर्व दिखाई भी नहीं है, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या होता है, 1 होता है, जैसे ये पॉइंट है, टोटल एरिया जो है वो टोटल 1 होता है, राइट, टोटल एरिया जो है वो 1 है, टोटल एरिया आपके पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखें, अगर आपको सेंट्रल 70% की एरिया की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स बिटवीन 70% एरिया लाइज, ठीक है, ए और बी, अब इसका मतलब ये दिया हुआ है कि एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी और उसके 70% 0.17। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अब एरिया अंडर द नॉर्मल का 1 है, तो 1 कैसे बनेगा, यानी कि एक इक्वेशन से हम 2 अननोन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम तो जबरदस्ती करेंगे तो नहीं, तो क्या होगा, तो आप एक रूल अप्लाई करें, भी हमने जैसे सीखा, तो ये एक जैसे कर्व है, टोटल एरिया जो कर्व है वो क्या है, 1, टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, 1, और ये जैसे करेंगे, टोटल एरिया इसका क्या होगा, 1, ऐसी शक्ल, जैसे ये एक शक्ल है, आप देख रहे हैं, ये ये शेडेड आपको नजर आ रही है, ये जैसे ये शक्ल है, ठीक? तो ये आपके पास जो है यहाँ पे, देखिए ये टोटल एरिया अगर इसका 1 है, ठीक है, क्यों, उसको समझाने के लिए टोटल एरिया 1 का क्या है, टोटल एरिया 1 है, अगर बिटवीन 2 एरिया जो है, बिटवीन 2 पॉइंट्स में इतना एरिया है, ये शेड्यूल एरिया है, तो कुछ एरिया होगा जो इससे लेस होगा, क्योंकि इस पॉइंट से लेस, इस पॉइंट से लेस का मतलब 778 से लेस ये वाला एरिया, और 834 से ग्रेटर ये वाला एरिया, टोटल सारा मिला के क्या होगा, टोटल सारा मिला के वो आपके पास 1 बन, ठीक है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्योंकि उसमें सेंटर का वर्ड यूज किया है सिमेट्रिक केस में, ये वाले जितना ये एरिया होगा जितना ही ये एरिया होगा, दोनों का ऐड करके मुझे ये दोनों का कंबाइन एरिया पता चल जाए, मैं उसको 2 पे डिवाइड करके उनका सेपरेट एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, इक्वली डिवाइड ड्यू टू सिमेट्री, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ ये बता, भी सिर्फ इतना याद रखते हैं, टोटल एरिया अंडर की तरफ मान गए, वो कैसे बनेगा, वैसे बनेगा कि इस पॉइंट से लेस का एरिया, बिटवीन 2 पॉइंट का एरिया,
और इस पॉइंट से ग्रेटर का एरिया, ये तीनों इक्वेशन तीनों पॉइंट्स में मिला के वो टोटल एरिया अंदर की तरफ 1 मिले। ये ये थ्योरम इसलिए यूज किया। देखिए कि अगर बिटवीन 2.70% है तो कुछ पॉइंट जो है वो ए से लेस का एरिया भी होगा, बिटवीन 2 पॉइंट होगा, और बी से ग्रेटर का एरिया, ये टोटल मिला के एरिया 1 है। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यूज करके आपने क्या किया, इसमें जो इस एक्सप्रेशन का एरिया दिया गया है वो क्या दिया गया, 72.7। अब ये और ये आपके पास एरिया रहेगा, दोनों को ऐड करके जो है ये 0.7 में चला गया, 0.3 बना। दोनों को ऐड करके 0.3 है, इसलिए अभी ये बात करते हैं। दोनों को ऐड करके ये बना, ये वाला ऐड करके जो है इसको 0.3 है। ठीक है? अगर इसको मैं सेपरेट निकालूं तो क्या करूं, इसको फिर से डिवाइड कर दूं, ड्यू टू सिमेट्री के, क्योंकि जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया, दोनों को मिला के वो कंबाइन एरिया दिया हुआ था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब सिमेट्री केस में तो टू से डिवाइड करूंगा, प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन ए का एरिया भी 0.15 बनेगा, और प्रॉबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी का भी एरिया 0.5 है। तो इसको मैंने लिख लिया, प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन ए का एरिया जो है 0.15 है। इसको मैंने लिख लिया, प्रॉबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी जो है उसका एरिया भी 0.1। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया जो हमने सिंगल पॉइंट वाला फाइंड किया है, ऊपर वाला। ठीक है। एज वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस, इसका एरिया की प्रॉबिलिटी दी हुई है, क्या किया, 5 को तो ले गए, 5 इनवर्स बन गया। अब 5 इनवर्स में जाके हमने देखा 0.15। इनवर्स टेबल में 0.15 को देखेंगे तो ये आ रहा है -1.036। इसके लिए जी की ये वैल्यू थी, इस जी की वैल्यू पे ये एरिया। अब ए के लिए आपने सॉल्व कर लिया तो एक आपका पॉइंट आ गया 64.8। सेम काम आपने ये किया, बी ग्रेटर देन पे है तो 1 - 5 वाला फार्मूला। ठीक है, तो 5 इधर ले गए, 1 तो इधर ले गए, ये माइनस हो गया पॉइंट, ये 0.15 था, 1 से माइनस किया तो 0.85। इस 5 को आप उधर ले गए, ये 5 इनवर्स आ गया, और 5 इनवर्स को आपने टेबल में देखा, इनवर्सली इनवर्सली टेबल यूज किया तो उसकी वैल्यू आई 1.036। इसको बी के लिए सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास आ गया 74। ये भी फाइंड हो गया और बी भी फाइंड। बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो है सेंट्रल एरिया है वो कितना है, 70%। आपको चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट ठीक ही निकालने हैं, तो आप क्या करें, इन दोनों में पॉइंट की वैल्यू फाइंड करें, उसको प्रॉबिलिटी निकाल लें सिंपल तरीके से, 0.7 तो आपने ये करनी वेरीफिकेशन। आगे बताते हैं, नेक्स्ट है कि उसकी क्वांटाइल्स आपने अपनी निकालनी है, क्योंकि क्वांटाइल पॉइंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्वांटाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, वो आपको पता है क्वांटाइल परसेंट, क्वांटाइल जो है क्वांटाइल में फ्रैक्टाइल भी आ गया और डिसाइल भी आ गया। ठीक है, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, ये सारे हैं। अब ये भी समटाइम फाइंड करने को कहा जाता है, फाइंड परसेंटाइल, 33rd परसेंटाइल, टू डिसाइल, जो भी आपको फाइंड करने को कहा है। ठीक है, अगर आपको कहते हैं जी D3 निकाल, व्हाट इज D3? ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन, अब आपको पता है, अब जितने भी क्वांटाइल है मैं किसी भी नंबर से लेस की इंफॉर्मेशन देती हूँ कि इस नंबर से लेस कितने परसेंट ये वैल्यू जो है वो उस डेटा की, इसको किसी भी डाटा में अगर कोई 200 वैल्यूज हैं, हमने उसका Q3 निकाला और Q3 जो है उसका कोई वैल्यू आ रही है 75, सॉरी उसकी वैल्यू आ रही है तो 125। इसका क्या मतलब था कि 75% ऑफ दी वैल्यू जो है वो 125 से लेस है। ठीक है, तो ये हम उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कि वो लेस की इंफॉर्मेशन ही देते थे सारे क्वांटा, तो आप लिखेंगे D3 जो है लेस देन इक्वल। अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर क्वांटाइल जो है, ये B3 जो है कितने परसेंट डाटा को डील करता है, 30%। 30% हम लिख सकते हैं इससे। अगर मुझे कहा जाए कि आपने P40 निकाली, ठीक है, मुझे बता कि ये क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन P40 जो है, P40
वो क्या है? P40 का मतलब है P40 कितने परसेंट डाटा को डील करे, ठीक है। अगर वो कहते हैं जी डी, आपने Q2 निकाला, Q2 निकाला, मुझे पता है कि ये Q2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन Q2 जो है, वो क्या होगी? पॉइंट। तो जो क्वांटाइल पूछेगा, ठीक है, तो आपने देखना है कि वो कितने परसेंट डाटा को डील करता है, कितने परसेंट डाटा को डील करता है, बेसिकली वो उसी की प्रोबेबिलिटी लेस की फॉर्म में होगा, ठीक है, लेस की फॉर्म में। चल तो आप जब अब फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। ये देखो जैसे जहाँ ए था वहाँ पे क्वांटाइल आ गया, तो बाकी वैल्यूएशन वैसी ही होगी जैसे है, बाकी वैल्यूएशन वैसे ही जैसे भी आप देखो, जैसे इफ एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन ये है, वेरियंस ये, फाइंड 33rd परसेंटाइल, 33rd परसेंटाइल क्या है? तो आपको पता है 33rd परसेंटाइल उसने मालूम करने को कहा है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 33rd परसेंटाइल की जो है, यहाँ मैंने ये 33rd हो, 33rd हो, 33, तो ये क्या होगा? P33 किसके बराबर है? ये 33 3 ठीक। तो ये एक्चुअली ये हमने फाइंड किया, लेकिन ये ए ही है ना आपको, ये वही केस आ गया। ये एक पॉइंट है जिसके दरमियान जो है, जिससे लेस इतने परसेंट एरिया का, ये फाइंड करना। अब वो ये क्या है, वो 33 है, ठीक है, इसका मतलब वैल्यूएशन तो वैसे ही मीन और वेरियंस दे दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, वेरियंस को कंट्रोल लेके सिग्मा निकाला, तो मेरे सिग्मा के लिए वैल्यू। अब P33 को उसने ये नाम दिया और उसने ये नोटेशन इस्तेमाल कर ली, वट एवर, ये भी इस्तेमाल उसने बुक ने किया ना, आपने यही करनी है, क्लियर है क्या आप एक्स लेस देन कह दी P33, इसमें क्या ये इस्तेमाल कर लेंगे, दिस इक्वल टू दिस। और क्या किया, आपको पता है कि दिस पाई जो है लेस देन क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके फार्मूला अप्लाई कर दी। उसमें मीन की वैल्यू क्या थी? 24, सिग्मा क्या था? 4, P33 वैसे ही है 0.33, इसको सॉल्व कर लिया, पाई तो जाके क्या होगा, पाई माइनस 0.33 के कॉरस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू -0.1। आप इसको क्या P33 के लिए सॉल्व करिए, जैसे हम ए के लिए सॉल्व करिए, जितने भी क्वांटाइल्स हैं वो आप इसी सेटिंग से फाइंड कर सकते हैं, जो मर्जी क्वांटाइल है, इसलिए आप इसको इसी सेटिंग से फाइंड करें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको मीन फाइंड करना है या सिग्मा फाइंड करना है या दोनों फाइंड करना है, उसका क्या तरीका है, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, आपके पास जब ये एक्सप्रेशन दे दिया ना उसने, ये वाली, ये वाली कार्ड में, फिर आप देखें तो ये, अब ये एक्सप्रेशन जब हमने, ये हमने पहले केस में क्या किया, पहले केस में हमने क्या किया कि आपको ये सारे पॉइंट दे दिए जाते थे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते थे, फिर ये जो पॉइंट भी बता दिया जाता था, मेन भी बता दिया जाता था, सिग्मा भी बता दिया जाता था, हम क्या करते थे, ये वाला हिस्सा प्रोबेबिलिटी मालूम करते इस पॉइंट। फिर क्या हुआ, ये हिस्सा दे दिया गया, ये हिस्सा दे दिया गया, ठीक है? इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी दे दी गई, और ये पॉइंट पूछा गया क्या है, ठीक है, ये पॉइंट पूछा गया, हमने वो भी काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट को क्वांटाइल कह दिया, वो जो भी क्वांटाइल है उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्रिपरेशन निकाल दी, उसकी वो क्वांटाइल भी find कर। अब क्या कैसा देखिए, आप बन कितने पॉसिबिलिटी बन सकते, ये भी हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी दे के, ये प्रोबेबिलिटी दे के पॉइंट भी दे दे, ए की वैल्यू भी दे दे, तो मीन की वैल्यू पूछ ले, सिग्मा की दे दे, ठीक है। इस केस में देखें, ये वैल्यू दे के कोई दो सी वैल्यू दे के एक पूछी जाए, ना, कोई दो सी वैल्यू ए दे दिया था, ठीक है, म्यू और सिग्मा दे दिया था, ए पूछी। अब हो सकता है कि ए और म्यू दे दे, सिग्मा पूछ ले, ए और सिग्मा दे दे, म्यू पूछ ले, और ये भी हो सकता है कि वो ए दे के दोनों पूछ ले, म्यू और सिग्मा, ठीक है। अब ये तीनों केस हम करते हैं कि म्यू और सिग्मा फाइंड अगर करना है, तो वो कैसे, ठीक है? एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन ये और वेरियंस 25, और प्रोबेबिलिटी एक्स जो है वो ग्रेटर देन दिस पॉइंट है ना, 69.6, 0.00। अब देखें, जब उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उसने मीन नहीं दिया, मीन नहीं दे रहा तो वो क्या दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है,
वो क्या है कि किसी पॉइंट से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी दे, लेस की भी दे सकता है, ठीक है। ग्रेटर की उसने प्रोबेबिलिटी दी, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू, न्यू की वैल्यू फाइंड करो। वही सिंपल, हमें पता है कि उसने जो प्रोबेबिलिटी दी है कि किसी भी पॉइंट से ग्रेटर की, किसी भी पॉइंट से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो आपने अप्लाई कर दिया, 1 - 5/, दिस वन 1 - 5 है तो इसको आपने 5 को इधर ले गए, 1 को इधर ले गए, तो आपके पास 0.17 है, 0.017 है, 1 से माइनस करेंगे 0.98। ये 5 के अंदर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कलेक्ट करें, जो नहीं दी वो ऐसे एज इट इज छोड़ दी। तो क्या किया, इस 5 को आप उधर ले गए और मीन के लिए सॉल्व कर लिया, पहले ए के लिए सॉल्व करते थे, मीन के लिए सॉल्व, वही 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 पैटर्न। इसी तरह अगर सिग्मा अननोन दे हो जाता है, मीन पूछ लिया जाता है, मीन दे दिया जाता है, सिग्मा अननोन हो जाता है, किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी वो दे, ठीक है, लेस का भी हो सकता है, ग्रेटर का भी हो सकता है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा वही सिंपल, वही आप देखेंगे जो उसने प्रोबेबिलिटी दी है वो कौन सा फार्मूला यूज करके दी है, ठीक है, पहला फार्मूला दिस वन इज इक्वल टू क्या होता है कि 5 ऑफ दिस, तो आपने वो 5 ऑफ दिस वन वही वैल्यू रखी, ठीक है। तो अब वो वैल्यू प्लग करके सॉल्व करके आपके पास पाई इनवर्स इधर ले गए और सिग्मा को वहाँ पर क्या दिया कि मल्टीप्लाई कर दिए, सिग्मा के लिए सॉल्व कर लिया, आपके पास सिग्मा की वैल्यू है। तो ये है न्यू और सिग्मा। अब हम कहते हैं कि अगर बोथ वैल्यू मालूम है, बोथ वैल्यू, तो देखिए जब आप सिंगल मीन फाइंड करना हो या वेरियंस सिंगल आपने फाइंड करना है तो आपको एक ही स्टेटमेंट काफ़ी है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो एक ही काफ़ी है, इसी को यूज़ करके आपने, क्योंकि एक ही अननोन चाहिए ना हमें, एक इक्वेशन काफ़ी है उसके लिए, इसको यूज़ करके आपने निकाल दिया, जहाँ भी एक ही अननोन था तो एक ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब अगर आपने दोनों ही फाइंड करनी है, इस केस में बोथ है, इसका मतलब फिर ये वाली दो इन्फॉर्मेशन होंगी, तो तभी आप दो क्वेश्चन का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे ये उसने इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 33% ऑफ दी वैल्यूज आर अंडर 45 एंड 12.3% आर ओवर 60। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड करना है, तो इसलिए दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, दो इक्वेशन एक्चुअली आपकी given होंगी। और देखें ये 33 क्या है, 33% ऑफ द वैल्यूज अंडर 45, अंडर 45 मतलब x लेस देन 48, ठीक है, तो कितनी है 33, 33 मतलब 0.3, एंड 12.3 आर ओवर 60, ओवर 60 मतलब ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 12.33 और 0.123। तो अब आप देखेंगे वही वही रूल आपने अप्लाई किया। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, पहला फार्मूला, ठीक है, पाई ऑफ दिस, 5 48, वो जो आपके पास वैल्यू है वो लिख दिया, ना मीन की वैल्यू है ना सिग्मा की वैल्यू, ये नहीं है आप नहीं लिख सकते, 0.033 ये आपके पास। अब क्या किया, इस 5 को आप उधर ले गए, पाई इनवर्स हो गया, पाई इनवर्स हो गया 0.33, टेबल में 0.33 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉइंट की तो वो आई -0.43, -4.3 वर्स टेबल में। और इसको आप इसको ये सिग्मा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई 48 माइनस न्यू -0.4399 सिग्मा, इक्वेशन 1। यही काम आपने जैसे की, आपको पता है कि लेस देन ये सॉरी ग्रेटर है, तो ग्रेटर 1 - 5 है, तो 1 से माइनस किया 0.887 आ गया, तो और जो 5 की इंफॉर्मेशन है 60 माइनस सिग्मा 0.887, ठीक है। इसको इसी तरह आपने सॉल्व कर लिया, इस 5 को आप इधर ले गए क्योंकि न्यू और सिग्मा में अननोन है, आपने क्या किया इसको इधर ले गए और यहाँ से आपने क्या किया 0.877 की इनवर्स वैल्यू देखी वो 1.16 है, ठीक है, 60 माइनस न्यू ओवर सिग्मा, इसको भी आदमी इस सिग्मा को इधर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये दो क्वेश्चन जो है जिसमें ये 48 माइनस न्यू ओवर दिस वन एंड 60 माइनस न्यू ओवर दिस वन, ठीक है, ये आपके पास, तो इसको आपने क्या किया साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं किया, इस इक्वेशन को माइनस कर दिया इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 60 माइनस 48 12 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे 1.16 प्लस 6 में करेंगे 0.50, तो आपके पास 1.6, ये सिग्मा है। इसलिए जब यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल ली 7.5, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई और इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके म्यू की वैल्यू फाइंड की, तो वही काम किया 60 माइनस म्यू 1 माइनस इसको सिग्मा की वैल्यू बात सेवन करके फिर म्यू की वैल्यू, तो आपने दोनों मीन और वेरियंस दोनों फाइंड, ठीक है, तो ये था इसका
अब ये जो प्रॉपर्टीज जो है वो आगे, इससे आपको सारी प्रॉपर्टी भी उसकी याद होगी, मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे क्वेश्चन यूज। It actually normally random variable with parameter mu 50 sigma time. Find its mean, median, mode, lower and upper quaternions. Quartile deviation, mean deviation, variance, standard deviation. First four moment deviation, moment ratio and moment coefficient of speeds. ये लास्ट वाली ये तो होता है आपको लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि सिमेट्रिक होती है, ठीक है। सिमेट्रिक है जिसका मीन मीडियन मॉड बराबर है, जिसका मीन क्या है 50 है, इसका मीडियन भी 50 होगा, इसका मॉड भी 50, ठीक है। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका पैट रिलेशन है कि इसमें जैसे आपने उसका किया था ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेट फाइंड किया था ना, एनपी वेरियंस एनपी की, इस तरह जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी मीन वेरियंस आपने लिखा। और अगर उसका आप देखेंगे Q1 और Q3 क्या है क्वार्टाइल, तो ये है Q1 Q3 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप देखेंगे, ठीक है। ठीक है ये नॉर्मल में लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, ये होता है ऊपर क्वार्टाइल ये। आप सिंपली क्या करें, आप इसमें मीन और सिग्मा, मीन क्या है 50 और सिग्मा क्या है 10, मीन सिग्मा, मीन 50 और सिग्मा की 10 वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, ये Q1 का आंसर है, Q1 का आंसर है लोअर क्वार्टाइल। और इसी तरह मीन 50 और सिग्मा यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो करके निकालेंगे तो Q3 का आंसर आएगा लोअर और अपर क्वार्टाइल आंसर, ठीक है। सिंपल ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप Q1 की बड़ा क्विकली निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका सर ये 0.6745 स्टैग्नेंट रहता है। ये हाँ ये फैक्टर है उसके लिए, ठीक है? ये उसका फैक्टर है, ये इसका नहीं, ये फिक्स है। इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन में भी इसमें आपको ये आपके पास जो है ये उसमें चूंकि ये Q1 को इस तरह से जाहिर करना, तो ये बात ये प्लस थी उसमें ये और ये Q3 है, ठीक है, इसमें प्लस साइन के साथ जो है उसको ये बात, ठीक है। तो ये Q1 आ गया Q3। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर आप कैसे करते, जैसे मैंने क्वांटाइल फाइंड की, क्वांटाइल फाइंड की, ये जैसे 333 फाइंड किया, ठीक है, 333 फाइंड किया, फिर हम Q1 फाइंड करते 0.25 इसका क्वेश्चन होती Q3 की सॉल्व, तो ये सारा सॉल्व करके निकाल सकते हैं भी आंसर हो जाए। क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी अगर याद है, प्रॉपर्टी याद है तो आप सिंपली एक नंबर का पूछा हुआ है जंप, आप जंप करके उसकी प्रॉपर्टी यूज करके निकालें, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये यूज करने वाली 0.6745, ये वही फैक्टर है, ठीक है। 6745 सिग्मा जिसके बराबर होती है, इसकी तरह सब सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन हमने तो पढ़ी नहीं हुई, ये जिसमें मैंने 0.7 सिग्मा होती है, ये इसके वेरियंस ऑफ एक्स, अब ये सिग्मा स्केयर होता है क्योंकि उसमें सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा टाइम दिया हुआ है, तो वेरियंस क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन अपने सिग्मा दिए हुए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ आगे इसकी वजह से करने की जरूरत नहीं है। ये देख लें तो ये क्या है बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 जो है ना ये आपको बताता है अमाउंट ऑफ स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बताता है अमाउंट ऑफ टीटनेस टेलनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक है, ये कोई भी शेप जो है सिमेट्रिक अब होती है जब इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, इसकी वैल्यू जीरो वाली आ रही है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट, इस तरह से। तो ये है इसका। अब ये जो चूंकि इसका स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नॉर्मली क्या होता है कि इसका अंडर रूल लिया जाए, इसका अंडर रूल लेके इसको यूज करेंगे। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने क्या करना, बीटा 1 इज इक्वल टू 0 होता है और बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होता है, ये फिक्स वैल्यू। और बीटा 3 होगा तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की केवल बेल शेप बनेगी, अगर 3 से बड़ा आता है, 3 से बड़ा तो इसके मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो तो हम कहते हैं इलेप्टिक पार्टिकल। जब 3 से छोटा आ जाता है इसके फिर क्लैटिक पार्टिकल, तो बस 3 पे हम उसको कह देते हैं कि ये नॉर्मल है। तो सिंपली याद रखें ना बीटा 1 0 या बीटा 2 3,
ये रहा। सर ये बीटा क्या है? बीटा मैंने कहा कि ये कुछ मोमेंट रेशो है जो हमें ये बताता है कि अमाउंट ऑफ स्क्यूनेस कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एक तो हमें ये पता चलता है ना, उसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाएं तो उससे पता चलेगा कि आपके पास जो है उसकी शक्ल कैसी है। दूसरा कि आप ये उसका बीटा वन कैलकुलेट करें, इसका आंसर बता देगा कि ये इसकी शक्ल कैसी बनेगी, वह ग्राफ बनाए। राइट। ये है। जी 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 बराबर। सर इनके जो नेम्स है ना वो प्लीज उधर नोट पैड में लिख दीजिएगा, ऐसे वो समझ नहीं आ रही भी क्या नाम बीटा वन ही क्या इसकी? है। जी जी जी। अच्छा, बीटा वन ये मैंने कहा वैसे ही मैंने डिस्कस कर दिया। ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है ये, ना ही मुझे क्या लगता है। वैसे इसको मैं ये कह रहा हूँ, चलें फिर। ये बीटा वन और ये बीटा टू। बीटा थ्री, बीटा वन शुड बी इक्वल टू जीरो एंड बीटा टू शुड बी इक्वल टू थ्री इन नॉर्मल डिस्टेंस। मोमेंट रेशियो इसको बोलते हैं, मोमेंट रेशियो। अच्छा ये आगे बेटा देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। लास्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सर नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए ये डिफरेंट है, मीन मीडियन मोड? देखिए कि अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल, वट यू फाइंड लो क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल। अगर हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल पता है कि मीन की वैल्यू क्या है, जीरो, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, वन। सिंपल है, उसका क्यू वन क्या आ जाता है, -0.674। फिर क्या करेंगे, सिंपल उसका मीन जीरो सिग्मा वन कर, उसके बाद उसको हल कर लेंगे जो भी आपको। बाकी बीटा वन यही रहेगा, बीटा टू उसको मीन सिग्मा इन्वॉल्व ही नहीं होता ना, ये उसकी उसकी वैल्यू यही रहती है, तो ऐसे वो भी सिमेट्री की। आपने नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल में जाना है तो उसको वही तरीका है ना, जहाँ म्यू और सिग्मा दिया है वहाँ म्यू जीरो और सिग्मा वन कर दें, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल की बन गई। ठीक है, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है कि आपकी बाय नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, इसको जरा समझ लेंगे क्या चीज। विद द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक क्वेश्चन हमने दिया था, याद होगा क्लास में। If a coin is tossed 100 times, let x be the number of the head occurring. What is the probability that distribution of x, and find the probability that head occur on less than 27 points? Less than 27 points. ये हमने पढ़ा। अब ये चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था ना, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम करें इसको, तो आपको पता है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग में आपके पास जो है क्या बन के आएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सेटिंग में करूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा जी, मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ एक्स लेस देन 27, ये मालूम करना चाह रहा हूँ, ये वाला। और मुझे एन क्या दिया गया है, 100, और पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में इंटरेस्ट दूँ वो 0.5। ठीक है। अब क्योंकि उसका मैं पूरा वो फंक्शन लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी। ठीक है। और ये क्या होगा जी, एन क्या है जी, 100 है, 100 सी एक्स, राइट। और 0.5, 0.5 जो उसकी प्रोबेबिलिटी है पी की, 0.5 रेज टू पावर क्या होगा जी, एक्स, टू टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू, 0.5 है, वन माइनस किया, ठीक है, और रेज टू पावर हो जाएगा जी एन माइनस एक्स। अब एन क्या है, 100 माइनस एक्स, ये उसका फंक्शन है ना, इस एक्सपेरिमेंट में एक्स की रेंज क्या है जी, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 100।
ये फंक्शन है, ठीक? ये। अब देखेंगे ये जो है, अब मुझे प्रॉबिलिटी जो है वो एक्स लेस देन इज इक्वल टू 27 का। अब कौन कौन सा एक्सप्रेशन यूज चाहिए? प्रॉबिलिटी एक्स जो है लेस देन 27, प्रॉबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रॉबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस बिफोर प्रॉबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 26। ये नेक्स्ट पैटर्न निकालिए, ठीक है। अब ये सारी जो वर्किंग है, जो भाई ये अब कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप पहले जीरो क्लिक करें, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉबिलिटी है। फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप वन क्लिक करें। ये कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉबिलिटी है। इसी तरह आप 226 पॉइंट तक इसकी प्रॉबिलिटी वैल्यूएट करके लास्ट में आप इसको ऐड करेंगे तो आपको प्रॉबिलिटी आएगी। अगर आप 100 पॉइंट ऑफ करते हैं तो क्या प्रॉबिलिटी है? 27 लेस देन 27 के बस हेड है, ठीक है। लेस देन 27 के हेड है, ये प्रॉबिलिटी। अब देखिए इसमें कितनी लेबर इन हुआ। अब चूंकि सॉफ्टवेयर का दौर है, पहले तो खैर वो इस तरह से नहीं था। फिर क्या जी, रिसर्चर ने फाइंड किया कि ये जो सेटिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की, ये अनदर डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ज कर जाती है। कैसे कन्वर्ज कर जाती है? अब आप उसकी एक कंडीशन है पैरामीटर सेटिंग। अब देखें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पाइथन में गए थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पाइथन में गए लेस देन 1 मिनट रह गए, दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब लेस देन सॉरी बाइनोमियल से पाइथन में हम गए थे इस सेटिंग में, एन वेरी लार्ज हो, वो पी वेरी स्मॉल हो, तो वो जो सेटिंग है वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को जो रैंडम वेरिएबल और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करता है। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कन्वर्जेंस की जैसे अगर एन पी जो है इसका मीन बाइनोमियल का ग्रेटर देन 5 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब है वो जो रैंडम वेरिएबल है उसको आप ट्रीट एज ए कंटिन्यूस कर सकते हैं कि जो एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाएगा। तो फिर एक्स जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और उसका मीन क्या होगा? जो बाइनोमियल का मीन है, और उसका वेरिएंस क्या होगा? जो बाइनोमियल का वेरिएंस। यानी कि अगर ये कंडीशन मीट कर रही है तो आप इसी रैंडम वेरिएबल को जो एक्स जो है ये क्या होगा? पीपी एज कंटिन्यूस और फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद। अच्छा बेटा देखिए, इसमें आपने इस सेटिंग में आए और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस तो आपको पता चल गया कि इसका जो मीन है वो ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है ये अप्रोक्सीमेट कर जाता है तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू होता है और सिग्मा होता है, उसमें म्यू और सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे? जो बाइनोमियल का मीन है वो उसका म्यू बन जाएगा, जो बाइनोमियल का वेरिएंस है वो उसका सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो आप वही प्रॉबिलिटी बाय यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब उसमें आप कैसे करेंगे? प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन 27, आपको बताया कि लेस पे प्रॉबिलिटी पर पूछी जा रही है, दिस इक्वल टू व्हाट? दिस इक्वल टू 5 ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा। दिस तो आप देखेंगे इसमें आप क्या करेंगे? जैसे वैल्यू प्लग करेंगे ए और म्यू और सिग्मा की, और टेबल वैल्यू में देखे हुए प्रॉबिलिटी मालूम कर देंगे, ठीक है। लगे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा? यहाँ पे आपको लार्ज एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यूएट करनी पड़ी। तो ये याद रख लेना कि जैसे इस तरह से की सिचुएशन आए कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वैल्यूएट हो रहे हैं, तो आपने चेक करना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई नॉर्मल तो नहीं बन रही। इसकी कंडीशन क्या है? सिंपल सी कंडीशन का मीन निकालना है और ग्रेटर देन 5 बन रहा है, तो इसका मतलब है वो रैंडम वेरिएबल जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट कर जाएगा, तो आप वही प्रॉबिलिटी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये एक्सप्रेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं, बस सिंपल। लेकिन अब इसमें जो फ़र्क है, फ़र्क ये है, ये जब आप बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो ये डिस्क्रीट है, और ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल का, you know नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस, ठीक है। बाइनोमियल का रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस। जब आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में जाते हैं, ठीक है, उसकी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन बेहतर बनाने के लिए एक करेक्शन इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन, राइट। अब कंटिन्यूटी करेक्शन जो है, तो अब इस सेटिंग में जरूर इस्तेमाल हम नहीं करनी, क्योंकि
वो है क्या और करनी क्या है पहले वो देख लेते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी करेक्शन जो है, उसमें क्या है देखिए, ये कंटिन्यूटी करेक्शन जो है, डिस्क्रीट के केस में क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट से इक्वल की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, किसी भी लेस इक्वल की बात करते हैं, इक्वल पॉइंट पे लेस इक्वल पॉइंट पे लेस इक्वल और लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल एंड लेस देन, ये दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू, ये दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है, ये डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो जब आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस फॉर्मूला में अप्रोच करते हैं, तो फिर इस सेटिंग का बड़ा ख्याल रखना है। इसमें फिर एक कंटिन्यूटी करेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा बेहतर होगी। तो वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है इसको समझिए। अगर किसी भी पॉइंट्स पे इक्वल की प्रोबेबिलिटी आ गई, किसी पॉइंट से डायरेक्टली इक्वल एक्स रैंडम वेरिएबल की डायरेक्टली किसी इक्वल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, राइट, तो क्या होगा, आप कंटिन्यूस केस में क्या होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस केस में आप स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी उसकी जीरो है। लेकिन जब आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस फिनोमेना में जा रहे हैं, तो आप ये कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप उसी पॉइंट में 0.5 माइनस कर दें, 0.5 प्लस कर दें, आपके पास जो है वो एक इंटरवल में प्रोबेबिलिटी आ जाए, ठीक है, एक इंटरवल में प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो मैंने ये केस सपोज किया कि सपोज ए की वैल्यू अगर 10 है, सपोज ए की वैल्यू अगर 10 है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल 10 मालूम करनी है। एक्चुअली मैं फिर क्या करूंगा, 10 में से 0.5 माइनस कर दूंगा और 10 में से 0.5 प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इंटरवल बनेगा 9.5 से लेके 10.5 तक, तो ये मेरे पास एक वैल्यू जो है वो रेंज बनी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मुझे ये मालूम करना है कि एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब लेस इक्वल पे मैं क्या करूंगा, उसमें 0.5 ऐड, खाली लेस देन है तो 0.5 माइनस कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ए 10 रखा हुआ तो मैंने क्या किया, लेस इक्वल टू 10 पे मैंने क्या किया, लेस इक्वल टू 10 पे मैंने 0.5 ऐड, और इनकी ये 0.5 एक्चुअली कंटिन्यूटी करेक्शन ए में। अब ये याद भूल जाता है कि कहाँ 0.5 प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है। तो याद रखना है कि लेस इक्वल का साइन है, लेस इक्वल का साइन है, ठीक है, तो प्लस करना, खाली लेस करने पे माइनस करना, ग्रेटर में ये रिवर्स कर देना, ठीक है। इक्वल पे हमने प्लस किया, ठीक है, और खाली लेस पे हमने माइनस किया, तो ग्रेटर में ये रिवर्स कर देना, ठीक है। इक्वल पे अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और खाली ग्रेटर पे हम क्या करें, प्लस करें, ठीक है। जो लेस पे आपने इक्वेशन किया उसका रिवर्स आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको याद है। तो वो देखें एक पॉइंट लेके उसी की आगे फर्दर वैल्यू आपने देखी, ये कंटिन्यूटी करेक्शन है, इसका यूज है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ भी जाता होता है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, तो ये करना इजी। अब हमारे वाले केस में अभी जो हम कर रहे थे, ये ये प्रॉबिलिटी अगर हमने पाई, दिस वन, ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ दिस। अब देखिए प्रॉबिलिटी एक्चुअली हमें एक्स लेस देन 27 मालूम करनी है। लेस देन 27 का मतलब है कि इसमें आपने 27.5 माइनस करें, जब आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 26.5। अब ए की वैल्यू 26.5 है, 27 नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ वैल्यू ऐसी रहेंगी। आपका मीन, तो आप देखेंगे आपका मीन जो है वो क्या है, पहले तो आप इसका मीन निकालेंगे ना, एन पी। अब एन इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 और पी दिया हुआ था 0.5, पी दिया हुआ 0.5, तो आपका मीन बन गया 50। एन पी क्यू जो कि आपका वेरियंस है, ठीक है, वो क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पी, और क्यू क्या है, वो 0.5 और 1.5 को 1 से माइनस करके, तो ये आ गया आपके पास 25, ठीक है। आपको आपको चाहिए सिग्मा वैल्यूएशन के लिए, तो क्या होगा, आप स्केयर रूल ले लें, स्केयर रूल ले लें 25, वेरियस का स्केयर रूल जो है आपके पास ये है। ये एक्चुअली आपके पास क्या बना, ये एक्चुअली म्यू आपने निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू, और ये आपने क्या निकाली, तो आपने सिग्मा स्क्वेयर निकाला, सिग्मा
स्क्वायर निकालना, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा आपने लेना सीखा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की सेटिंग से आपने नॉर्मल का म्यू बनाया, सिग्मा स्क्वायर बनाया, देन सिग्मा वैल्यूएट किया, और उसकी प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन आपने फाइंड करी। तो ये क्यू आपके पास 26.5 माइनस म्यू आपके पास है 50, बाकी वैल्यूएशन ऐसे ही, सिग्मा आपके पास है 5। ये आप कंप्यूट कर लेंगे और आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी, अब देखिए 2 स्टेप में आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बस आपने इसको वैल्यू करके टेबल वैल्यू में कहाँ आपके पास जो है इतने ज़्यादा एक्सप्रेशन वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है ना। 100 है मतलब कि ग्रेटर देन जो है आप 42 निकाल, 42 पे हेड है, ग्रेटर देन 42, ग्रेटर देन 42, 42 से लेके आप 100 तक जाएंगे, या पीछे भी उसका आप कम्प्लीमेंट रूल भी यूज़ करेंगे तो देन 0 से लेके 42 तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन दोनों के सीन। कम्प्लीमेंट रूल भी आपकी लेबर कंपनी करे, तो आप देखेंगे ये बाइनोमियल की सेटिंग जो है क्या नॉर्मल को अप्रोच कर रही है, सिंपल एन पी देखा आप ग्रेटर देन 5 है, आपने सिंपल इसी का यूनिवर्सिटी बाइनोमियल का वेरियंस को यूनिवर्स सिग्मा स्क्वायर में बदला, और फिर आपने देखा किस पॉइंट पर पॉजिटिव निकाली जा रही है, उसी पॉइंट की पॉजिटिव को आपने सिंपली फिर इवेल्युएट कर लिया बाय यूजिंग कंटिन्यूटी डायरेक्शन। यही काम है। ठीक? तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये बताएंगे 2 मिनट और है इसे। Their coin is tossed 20 times. Find the probability that number of head is between 10 and 14 inclusive, when the 10 भी शामिल है for 14 भी शामिल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकल, ठीक है, इसमें मैं दोनों से करने ताकि आपको पता चल जाए थोड़ी। अब देखिए एक्स डी नंबर ऑफ हेड, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग है, और 10 to 14 तक अगर आप प्रोबेबिलिटी वैल्यूएट करेंगे तो पुराना काम है, ये आपने 0.67 पे दी। दूसरा आपने क्या किया, आपने पास एम पी निकाला, वो आपके पास क्या है 10 आया जो कि ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब है कि आपके पास जो है एन क्यू भी निकाल लिया साहब, ये भी ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना। एन पी जो है वो 20 है, सॉरी 10 है, ठीक है, एन उसमें 10 और ये क्या किया फिर एन और पी को यूज करके म्यू और सिग्मा बना, तो म्यू और वेरिएंस का वेरिएंस। तो अब ये प्रॉपर्टी आपने निकाली 10 to 10, तो आप देखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी जो है, अब उसमें 10 14 दोनों इंक्लूसिव है, ये लेस इक्वल टू है ना, लेस इक्वल टू है तो क्या करना चाहिए हमें, लेस इक्वल टू है तो 0.5 प्लस करनी चाहिए, ये ग्रेटर इक्वल टू बनेगा ना, ग्रेटर इक्वल टू 0.5 माइनस करनी। बेसिकली हम 9.5 से 14.5 की प्रॉब्लम, इसमें वही दिया हुआ 9.5 से 14.5, ठीक है, दोनों के दरमियान वही आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 5 वाला एप्पल 5 वाला फार्मूला यूज करके प्रॉब्लम, इसमें आप बता रहे हो ये कैसे लेंगे, ये उसी तरह मैं सिंपल करूँ। तो ये बेटा था बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, इसकी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको शेयर करता हूँ, तो वो आपने देखेंगे। सर बस ये बता देंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड सेम ही होता है, जी जी बच्चे वो भी सेम होता है, तो वो जीरो हो जाएगा ना और मीन। खाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम ही होता है। जी 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 जी, ओके। जी, जी। उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो हो जाएगा, मीडियम भी जीरो हो जाएगा, मॉड भी जीरो। सर एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, ये सोल्यूशन वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गए हैं। एक क्वेश्चन था कि ये नॉर्मल फॉर्म जो है हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक एग्जांपल दे दें भी, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकल लाइव देखे आपके पास है, जैसे मैंने बोला था कि कुछ रैंडम वेरिएबल हैं जो कंटिन्यूस फिनोमेना को फॉलो करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस फिनोमेना से मुराद है कि जैसे आपकी जो वेबसाइट है ना, आप वो बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उस पे यूज़र का स्टेइंग टाइम क्या है, आपने नेट पे देखते हैं कि डाउनलोडिंग टाइम कितना है, फाइल का अपलोडिंग टाइम क्या है, फाइल साइज क्या है, ठीक है, जो ऐप बनाई है उसके फाइल उसका साइज क्या है। अभी आप प्ले स्टोर पे देखें और आपको डिफरेंट ऐप से डिफरेंट साइजेस मिलेंगे, राइट। अब वो जो साइजेस ऑफ फाइल जो है, ये साइजेस ऑफ ऐप जो है, वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसका मतलब है उसकी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी,
अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वो गैमा भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब उसमें से हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उठाई जो कि आपके सिलेबस में है। हमने कहा सपोज अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, ठीक है, तो अब उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके आप फर्दर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो अब आपका इंटरेस्ट है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उस पर यूजर का स्टेइंग टाइम जो है मोर देन 15 मिनट्स हो, क्या प्रोबेबिलिटी। अब हाउ टू कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी। एक यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट को 15 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करे, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है अगर आप वैल्यूएट कर लें तो उसके बाद फिर आपकी जो है फर्दर उसकी वेबसाइट की जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाएगी कि अगर तो ये वेरी लो है, वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजार रहा है, जिनके 0.05 आ रही प्रॉपर्टी, तो उसका मतलब यू हैव टू अमेंडमेंट इन दी वेबसाइट को, कोई उसके पेज कोई ऐसे करें, कोई इंटरेस्ट पैदा करें जिस पे यूज़र स्टे करें, कोई ऐसी चीज़ें लगाएं जिस पे यूज़र स्टे है उसका करें, ठीक है। बहुत सारी फिर आप डिसीजन, अगर आपका यूज़र टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी आ रही है 0.95 आ रही है, तो आप बड़े सेटिस्फाई होंगे कि मैंने जो सेटिंग की है वेबसाइट की वो स्टिल अच्छी जा रही है, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी उस वक्त मालूम करनी है अगर आपको पता होगा कि स्टेइंग टाइम की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर स्टेइंग टाइम की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो देन फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी एवेलुएट कर सकते हैं। आप उसको देखेंगे उसका एवरेज स्टेइंग टाइम क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, राइट, उस वेबसाइट का। फिर उसको यूज करके आप उसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी एवेलुएट कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, ये तो एक वन वन एग्जाम्पल है, आप उसको रियल लाइफ में जो है सर वो आपने वो जीसीआर पे एक कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए कहा था, वो किस लिए? जीसीआर से ये कैलेंडर डाउनलोड करने का तो मैंने वैसे ऐसा कोई जी, टास्क लिंक नहीं। के साथ आपने कैलेंडर शेयर किया था। अच्छा वो ऐसे ही हो गया, पता नहीं, सॉरी, उसको अच्छा, मैंने पूछा नहीं है, ठीक। ठीक है। वो मैंने कोई ऐसा टास्क उससे नहीं। नहीं, वो ना जस्ट एज अ रिमाइंडर के लिए कैलेंडर आया है कि रिमाइंडर है कि हमारा जुम्मे वाले दिन 4 बजे लेक्चर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ आ गई। वो मैंने ना उसको रिपीट कर दिया है हर बार लिंक शेयर करने के लिए ना, तो वो उसको मैंने रिपीट कर दिया है। दोबारा आपको वो रिमाइंडर आता रहेगा ना कि आपकी वो फ्राइडे को क्लास है, उसी लिंक को क्लिक करेंगे तो दोबारा हम उसी चीज में, वो इसलिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन चाहो। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी जी जी। सर अगले जुम्मे को ना इवेंट आ रहा है, तो काफ़ी बच्चे आई थिंक प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हो सकता है कि हम अगर सिलेबस से आगे हैं तो क्लास ना ली जाए। आपको मैं सरप्राइज करूं कि हम सिलेबस से सबसे पीछे जा रहे थे बाकी सेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी देर की पढ़ ली हुई थी, तो ये अब हमने पढ़ी है, मेरा ख्याल आई एम ऑन थर्ड। बाकी सारे जो लोग हैं वो जो उन्होंने बताया क्या है, वो कह रहे हैं कि हम आगे हैं। ऐसी बात नहीं। ठीक है। बाकी देख लेंगे सर कोई। सैटरडे को क्लास हो सकती है फिर? सैटरडे को नहीं, नहीं सैटरडे को आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास जो होनी है। जी, थोड़ी हो लेट। सकता है कि वैसे ही आपको पता है मुल्क की सूरत हाल ठीक हो गई है, तो ये अगले वीक तक वैसे ही ऑन कैंपस हो जाएगा सारा कुछ। उम्मीद तो बड़ी है। ठीक, ओके। उसको हम आगे पीछे देख लेंगे टाइम, वो फ्राइडे को ही अगर आप थोड़ा सा, असल में ना ये हम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, वो ये बकायदा वो अप्रूव कराना पड़ता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रा, आपको पता है, थोड़ी सी कहती है कि मेरे से पूछ जी के सर, फिर चलें। मैं थोड़ा सा पूछ के बताऊंगा, तो कुछ ये कहें कोई टाइम को पता चले तो आपको बता दूंगा, फिर देख लीजिएगा। जी ऐसा कर लें, ठीक है। अगर वो कुछ हो रहा है आपको मिलती है परमिशन तो फिर हम उसको आगे पीछे कर लें। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके, फीम, अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।